नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हम सब आजाद होना चाहते हैं, है ना? लेकिन एक अदृश्य जंजीर है जिसने हम सबको जकड़ रखा है, और वो जंजीर है लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल सही। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में बिता देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सारी परेशानियों की जड़ आपका अतीत यानी पास्ट नहीं, बल्कि आपके आज के बहाने हैं। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन आज हम जिस जापानी बेस्टसेलर किताब की बात करने जा रहे हैं वो आपकी सोच की नींव हिला देगी। हम बात कर रहे हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड की। ये किताब सिगमंड फ्रॉइड के ट्रोमा वाले सिद्धांत को नकारती है और एल्फ्रेड एडलर की करेज यानी साहस वाली फिलॉसफी को सामने रखती है। क्या आप में वो साहस है कि लोग आपको नापसंद करें फिर भी आप खुश रहें? अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए दूसरों को खुश करने का बोझ उतार फेंकते हैं और असली आजादी का मतलब समझते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। दुनिया और हमारी जिंदगी हैरान करने वाले रूप से बहुत सरल है। कोई भी इंसान खुश रह सकता है और जब चाहे बदल सकता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही यकीन करना मुश्किल भी। बिल्कुल। और आज हम जिन विचारों पर बात करने वाले हैं वो इसी आइडिया की, आप कह सकते हैं, जड़ तक जाते हैं। ये सारे विचार एक किताब से लिए गए हैं जो एक नौजवान और एक फिलोसोफर के बीच हुई लंबी बातचीत पर आधारित है। और ये पूरी बातचीत टिकी है मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रभावशाली लेकिन शायद हमारे यहाँ थोड़े कम जाने पहचाने नाम एल्फ्रेड एडलर के फलसफे पर। तो आज की इस पड़ताल का हमारा मिशन ये समझना है कि एडलर का मनोविज्ञान हमारी आम धारणाओं को कैसे चुनौती देता है, खासकर इस बात को लेकर कि हमारा बीता हुआ कल हम पर कितना असर डालता है और खुशी का असली मतलब है क्या। और यही पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। ज्यादातर लोग फ्राइड के बारे में जानते हैं, जो कहते थे कि हमारी आज की दिक्कतें हमारे अतीत के किसी सदमे या अनुभव में छिपी हैं। इसे ऐसे समझिए कि फ्राइड का तरीका एक जासूस जैसा है जो आपके अतीत में जाकर सुराग ढूंढता है कि आप ऐसे क्यों हैं। इसे इटियोलॉजी कहते हैं, यानी वजहों की खोज। ठीक है, कारण और प्रभाव वाली बात, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, लेकिन एडलर एक बिल्कुल अलग सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, आप ऐसा बर्ताव करके अभी क्या हासिल करना चाहते हैं। ये टेलियोलॉजी है, यानी मकसद की खोज। एक क्यों पर अटका है, दूसरा किस लिए पर आगे बढ़ता है। और ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। चलिए इसी बदलाव को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। एडलर के मनोविज्ञान का जो सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादित विचार है वो ये है, ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है तो उसकी पीड़ा या उसका दर्द असली नहीं है? नहीं, पीड़ा बिल्कुल असली है, दर्द 100% असली है। एडलर का पॉइंट ये नहीं है कि बुरी घटनाएं नहीं होती या उनका असर नहीं होता। उनका जो क्रांतिकारी तर्क है वो ये है कि उस घटना को हम क्या मतलब देते हैं, उसकी कहानी कैसे बनाते हैं, वो हमारे हाथ में है। एडलर के हिसाब से ट्रॉमा उस घटना में नहीं है, बल्कि उस कहानी में है जो हम खुद को उसके बारे में सुनाते हैं और जिस मकसद के लिए उस कहानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम अपने अनुभवों से वो चीज गढ़ते हैं जो हमारे किसी आज के मकसद को पूरा करता है। ठीक यही बात है। किताब में कहा गया है कि हम अतीत के झटकों से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम उन अनुभवों का इस्तेमाल अपने आज के किसी लक्ष्य को साधने के लिए करते हैं। इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण गुस्से को लेकर दिया गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो बस फूट पड़ती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन किताब में एक कहानी है। एक माँ अपनी बेटी पर बुरी तरह चिल्ला रही है, तभी फोन बजता है। वो फोन उठाकर एकदम शांत और विनम्र आवाज में बात करती है। बात खत्म करके फोन रखती है और वापस उसी गुस्से में चिल्लाने लगती है। ये कहानी सब कुछ साफ कर देती है। अगर गुस्सा एक अनियंत्रित उबाल होता तो वो फोन पर भी वैसे ही भट पड़ती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गुस्से को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपनी बेटी पर काबू पाने के लिए। हाँ, अपनी बात मनवाने के लिए। जब उस औजार की जरूरत नहीं थी, उसने उसे किनारे रख दिया।
यही उद्देश्यवाद या टेलियोलॉजी है। हमारा व्यवहार अतीत के कारणों से नहीं बल्कि वर्तमान के लक्ष्यों से तय होता है। लेकिन ये जो बात है कि गुस्सा एक औजार है, क्या ये हमेशा सच है? कभी कभी तो गुस्सा बस फूट पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम वाकई इतने कंट्रोल में नहीं हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एडलर ये नहीं कह रहे कि हमें भावनाएं महसूस नहीं होती। वो कह रहे हैं कि उस भावना को एक बड़े नाटकीय प्रदर्शन में बदलने का फैसला हमारा होता है और उस फैसले के पीछे एक लक्ष्य होता है। वो शुरुआती चिंगारी शायद अनियंत्रित हो, लेकिन उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाना एक सचेत विकल्प है, भले ही वो हमें उस पल महसूस ना हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं अपनी किसी आदत से परेशान हूँ या दुखी महसूस कर रही हूँ, तो एडलर के हिसाब से मैं अनजाने में उस स्थिति को चुन रही हूँ, क्योंकि वो मेरे किसी बड़े लक्ष्य को पूरा कर रही है, जैसे शायद ना बदलने का लक्ष्य। बिल्कुल, एडलर के अनुसार हम इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम मन ही मन ना बदलने का फैसला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बदलने से जो बेचैनी और अनिश्चितता आती है, उसका सामना करने से ज्यादा आसान मौजूदा स्थिति में दुखी रहना लगता है। कम से कम ये जानी पहचानी स्थिति तो है। तो ये हमारी क्षमताओं की कमी नहीं है, बल्कि बदलने का साहस जुटाने की कमी है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार हमारे वर्तमान लक्ष्यों से तय होता है, तो सवाल ये उठता है कि ये लक्ष्य, ये भावनाएं, ये दुख, ये हीनता, ये सब आता कहां से है? और यही एडलर का एक और बड़ा दावा आता है, दुनिया की सारी दिक्कतें हमारे आपसी रिश्तों से ही शुरू होती हैं। हाँ, ये एडलर के मनोविज्ञान का दूसरा बड़ा स्तंभ है। उनका कहना है कि हमारी कोई भी चिंता, कोई भी दुख अकेले में मौजूद हो ही नहीं सकता। जैसे कि हीनता की भावना, यानी खुद को कम समझना। ये भावना तभी पैदा होती है जब हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप सोचकर देखिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले इंसान होते तो क्या आपको कोई समस्या होती? ना कोई आपसे बेहतर होता, ना कोई बदतर, ना कोई उम्मीदें होती, ना कोई निराशा। ये तो सोचने वाली बात है। तो जब कोई इंसान खुद को नापसंद करता है या उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? एडलर के मुताबिक वो ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है? व्यक्ति अपनी कमियों पर ध्यान देता है, खुद को नापसंद करने लगता है ताकि वो रिश्ते बनाने से बच सके। इस तरह अगर कोई उसे अस्वीकार करता है या कोई रिश्ता टूटता है, तो उसके पास एक तैयार बहाना होता है, देखा मुझ में ही कमी है इसलिए ऐसा हुआ। वो पहले ही तय कर लेता है कि वो रिश्तों के खेल में उतरेगा ही नहीं, ताकि हारने का डर ही ना रहे। यानी अपनी कमियों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना। किताब में जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह देखने के विचार को भी चुनौती दी गई है। ये कहा गया है कि जब हम दूसरों को एक प्रतिद्वंद्वी की तरह देखते हैं, तो हम उनकी खुशी को मेरी हार की तरह देखने लगते हैं और फिर कभी सच्चे दिल से खुश नहीं हो पाते। एडलर का सुझाव है कि दूसरों को दुश्मन नहीं बल्कि साथी या कॉमरेड की तरह देखें। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां हमें दूसरों को हराना है। ये एक समतल मैदान है जहां हर कोई अपनी अपनी रफ्तार से, अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोई आपसे आगे दिख सकता है, कोई पीछे, लेकिन आप सब एक ही प्लेन पर हैं। एक स्वस्थ हीनता की भावना दूसरों से तुलना करने से नहीं आती, बल्कि अपने आदर्श स्व से तुलना करने से आती है कि क्या मैं कल से बेहतर हुई हूँ या नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि मेरी हीन भावना दूसरों से तुलना करने से आती है, तो इसका मतलब है कि मैं इस जाल से तभी निकल सकती हूँ जब मैं इन रिश्तों को देखने का अपना तरीका बदलूं। एडलर इसके लिए क्या रास्ता सुझाते हैं? यहीं पर कार्य का विभाजन या सेपरेशन ऑफ टास्क्स का विचार आता है ना? हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली विचार है। हमें बस खुद से एक सवाल पूछना है, ये किसका काम है? यानी किसी काम के नतीजे की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बच्चे का पढ़ाई करना बच्चे का काम है, माता पिता का नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े। बिल्कुल, लेकिन जब माता पिता जबरदस्ती करते हैं, दखल देते हैं, तो वो बच्चे का काम अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे बच्चा या तो बागी हो जाता है या ये सोचने लगता है कि पढ़ना उसका काम है ही नहीं, ये तो माँ बाप के लिए करना है। वो सीखने और जिम्मेदार बनने का साहस खो देता है। माता पिता मदद कर सकते हैं, माहौल दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना या न पढ़ना अंत में बच्चे का ही काम है। तो ये कार्य का विभाजन ये सिर्फ पेरेंटिंग में नहीं, हर रिश्ते में लागू होता है। जैसे क्या मेरे दोस्त को खुश रखना मेरा काम है या मेरे बॉस का मूड ठीक रखना मेरा काम है? बिल्कुल नहीं, आपके दोस्त की खुशी उसका काम है। आपका काम है एक अच्छा दोस्त बनना।
अगर आप उसकी खुशी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे तो आप उसके काम में दखल दे रहे हैं। इसी तरह आपका बॉस आपको पसंद करता है या नहीं, ये उसका काम है। आपका काम है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। जब हम दूसरों की मान्यता या तारीफ के लिए जीते हैं तो हम अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। इस विचार को छोड़ना तो एक तरह से स्वार्थी होना नहीं हुआ? ये स्वार्थी होना नहीं बल्कि आजाद होना है। और इसी से जुड़ी किताब की सबसे साहसी बात सामने आती है। पूछा जाता है असली आजादी क्या है, और जवाब है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना। वाह, ये तो एक पल के लिए हिला देता है। हम सब तो लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि असली आजादी नापसंद होने में है। इसे ऐसे समझिए, ये जानबूझकर बुरा बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसका मतलब है जब आप अपनी मर्जी से और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं तो ये गारंटी है कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। ये नामुमकिन है कि आप सबको खुश रख सकें। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप दूसरों की उम्मीदों की जिंदगी जी रहे हैं। तो जब कोई आपको नापसंद करता है तो ये इस बात का सबूत हो सकता है कि आप आजादी से जी रहे हैं। ये उस आजादी की कीमत है। ठीक है, तो हमने अतीत से खुद को आजाद किया, फिर दूसरों की उम्मीदों से। लेकिन इस आजादी का करना क्या है? इस सब का लक्ष्य क्या है? रिश्तों को सुलझाना, आजाद होना, इन सब का अंत कहाँ है? इन सब का अंत है सामुदायिक भावना या कम्युनिटी फीलिंग में। एडलर के अनुसार हमारे सभी रिश्तों का, हमारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य यही है। इसका मतलब है खुद को एक बड़े समाज का, इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा महसूस करना और उसमें अपना योगदान देना। और ये सामुदायिक भावना बनती कैसे है? ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला है आत्मस्वीकृति। इसका मतलब परफेक्शनिस्ट होना नहीं है। अगर आप 100 में से 60 नंबर के हैं तो इस बात पर दुखी होने के बजाय कि मैं 100 का क्यों नहीं हूं, उस 60 को स्वीकार करना और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने पर ध्यान देना। दूसरा है दूसरों पर विश्वास, यानी बिना शर्त दूसरों को अपना साथी मानना, दुश्मन नहीं। शक की नजर से नहीं बल्कि भरोसे की नजर से दुनिया को देखना। और तीसरा और सबसे जरूरी है दूसरों में योगदान। ये महसूस करना कि मैं समाज के लिए, दूसरों के लिए उपयोगी हूँ। और यहीं पर खुशी का सवाल आता है। किताब कहती है खुशी योगदान की भावना है। जब हमें ये महसूस होता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ या मैं समुदाय के लिए उपयोगी हूँ, तभी हम अपने असली मूल्य को महसूस कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये योगदान दूसरों से तारीफ या मान्यता पाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में सच्ची सामुदायिक भावना है तो आपको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंदर से ही ये पता होगा कि आप उपयोगी हैं। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो योगदान का काम अपने आप में एक इनाम है। ये बहुत गहरी बात है। और अंत में जीवन के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? एडलर का जवाब यहाँ भी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि जीवन का कोई सामान्य या तयशुदा अर्थ नहीं है। ये सुनकर थोड़ी निराशा हो सकती है। हाँ, लेकिन वो आगे जो कहते हैं वो सारी निराशा को उम्मीद में बदल देता है। वो कहते हैं जीवन का जो भी अर्थ है वह इंसान को खुद देना होता है। कोई ऊपर से आके आपकी जिंदगी का मतलब नहीं बताएगा, आप खुद तय करना है। और ये मतलब तय होता है अभी और यहाँ जी कर। इसे किताब में एक नृत्य के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। बिल्कुल, हमारी जिंदगी एक यात्रा की तरह नहीं है जिसका कोई तयशुदा मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। ये एक डांस की तरह है। जब आप डांस करते हैं तो आपका लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं होता। डांस का हर एक पल अपने आप में पूरा होता है। आप बस उस पल में नाच रहे होते हैं। तो मंजिल पर पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर पल पूरी लगन से नाचना महत्वपूर्ण है। एकदम सही। अगर हम अभी और यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान दें, इस पल को पूरी शिद्दत से जिएं, तो जीवन हमेशा पूरा होता है, चाहे वो किसी भी पल खत्म क्यों ना हो जाए। इस नजरिए से एक 20 साल का जीवन भी उतना ही पूर्ण हो सकता है जितना 90 साल का, अगर उसे हर पल पूरी तरह से जिया गया हो। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, हमारे पास सिर्फ यही पल है। ये डांस का स्टेप है। तो कुल मिलाकर ये नजरिया हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देता है। ये हमें अतीत के कारणों से हटाकर वर्तमान के लक्ष्यों पर ध्यान देने को कहता है। दूसरों की राय से हटाकर खुद के काम और जिम्मेदारियों पर फोकस करने को कहता है।
और एक काल्पनिक भविष्य या मंजिल की चिंता से हटाकर अभी और यहाँ में जीने की हिम्मत देता है। ये गहरा बदलाव है। ये दुनिया को देखने का तरीका बदल देता है, जटिलता से सरलता की ओर। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की बागडोर हमारे ही हाथ में है, और वो भी यहीं और अभी। अतीत को दोष देना या भविष्य की चिंता करना बस इस पल को न जीने के बहाने हैं। आज की इस चर्चा से एक विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है वो ये है, क्या जीवन का सबसे बड़ा झूठ वो कहानी है जो हम अपने अतीत के बारे में खुद को सुनाते हैं, या फिर ये बहाना है कि हम अभी और यहाँ को पूरी तरह से जीने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड की वो फिलॉसफी जो कहती है कि खुश रहना आपकी अपनी चॉइस है। याद रखिए, आप दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर आप नापसंद किए जाने का साहस जुटा लेंगे तो समझ लीजिए कि आपने आजादी पाली है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपको एक निडर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको आज की बातचीत से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो हमेशा दूसरों की राय से डरते हैं। और अब आज का वो सवाल जो आपको आईना दिखाएगा। इस किताब में कार्यों के बंटवारे यानी कि सेपरेशन ऑफ टास्क्स की बात कही गई है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अपनी जिंदगी का वो कौन सा एक बड़ा फैसला है जिसे आप सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे या घर वाले नाराज हो जाएंगे? अपने डर का सामना कीजिए और कमेंट में लिख डालिए। उस डर को आज यही छोड़ दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और निडर होकर जिएं। धन्यवाद।